हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा का ही विषय भारत में आर्थिक नियोजन। इसके अंदर पढ़ेंगे 1991 से पूर्व अपनाई गई नियोजन की विशेषता। तो यहाँ पर 1991 से पूर्व यानी कि बिफोर 1991 से पहले ही क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि 1991 के अंदर जो भारत की औद्योगिक नीति थी, औद्योगिक आर्थिक नीति थी, उसके अंदर काफ़ी फेरबदल हुए थे, काफ़ी चेंजेस हुए थे। तो उससे पहले की जो नीति थी, हमें उस नीति की विशेषताएं बताएंगे। 1991 के बाद जो हमारी औद्योगिक नीति थी वो बदल गई थी। तो 1991 से पूर्व, उससे पहले की जो हमारी नीति थी, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या फीचर्स थे, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहली फीचर है सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत भरोसा। जो हमारा पब्लिक सेक्टर था, उस पब्लिक सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। तो क्यों किया गया, ये हम पढ़ भी चुके हैं कि भारत के अंदर जब भारत आज़ाद हुआ, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को एक साथ लिया गया, लेकिन फिर भी जो पब्लिक सेक्टर था उसके ऊपर अधिक भरोसा क्यों जताया? तो ये हमारी विशेषता थी 1991 से पूर्व की आर्थिक नियोजन की, कि जो पब्लिक सेक्टर था उसके ऊपर ज़्यादा फेथ दिखाया गया, निजी जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था उसके ऊपर कम भरोसा दिखाया गया। इसके कई कारण थे। जैसे एक कारण तो ये था कि जो अधिक महत्वपूर्ण जो हमारे सेक्टर्स थे, उन सेक्टर्स के ऊपर जो हमारा पब्लिक सेक्टर था उसी के ऊपर हमारा अधिक भरोसा था कि पब्लिक सेक्टर ही उसे अधिक संभाल पाएगा और प्राइवेट सेक्टर की बस की बात वो नहीं है। उसके अंदर हो सकता है इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लमसम मात्रा में होना हो, जिसे प्राइवेट सेक्टर के लिए जो उसके बस की बात ना हो। तो एक तो ये कारण था। दूसरा कि जो प्राइवेट सेक्टर है, वो प्राइवेट सेक्टर कुछ ऐसे हमारे क्षेत्र भी थे, जैसे भाई बिजली का हो गया, स्वास्थ्य का, शिक्षा का हो गया, जिसके अंदर लाभ की कम संभावना हो, जिसे प्राइवेट सेक्टर लेना ही नहीं चाहता। दूसरा कि जो तो इस तरह से कुछ कारण थे जिन कारणों की वजह से प्राइवेट जो सेक्टर था उसके ऊपर कम भरोसा जताया गया और जो पब्लिक सेक्टर था उसके ऊपर अधिक भरोसा दिखाया गया। तो ये 1991 से पूर्व जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी या जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसकी खास विशेषता थी कि जो ज़्यादा फेथ की अगर हम बात करें तो वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर अधिक था। दूसरी विशेषता है निजी क्षेत्र का नियंत्रित विकास। जो हमारा निजी क्षेत्र था उसका रेगुलेटेड डेवलपमेंट था, मतलब जो भी नियंत्रण के अंदर प्रतिबंध उसके ऊपर थे, बहुत सारे नियम कानून बनाए गए थे। जैसे जो जितने भी निजी क्षेत्र थे उनका पंजीकरण करवाना जरूरी हो गया, उनके लिए लाइसेंस लेना जरूरी हो गया। तो इस तरह के कई सारे एक्ट, कई सारे नियम कानून, प्रतिबंध, कंट्रोल थे। तो अगली विशेषता हमारी क्या हो जाती है कि जो प्राइवेट सेक्टर था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, वो रेगुलेटेड था बहुत ज़्यादा, और जो हमारा पब्लिक सेक्टर था उसके ऊपर भरोसा अधिक था। इसके बाद तीसरी विशेषता आती है कि जो छोटे पैमाने के उद्योग थे उनका संरक्षण किया गया और जो बड़े पैमाने के उद्योग थे उनका नियमन किया गया। यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनकी प्रोटेक्शन की गई और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको रेगुलेटेड किया। तो इसका कारण क्या था कि जो स्मॉल स्केल जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो बहुत सारे लोगों को रोजगार देती थी और इनको भी पनपना, इनका भी बहुत जरूरी था, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के नीचे से ऊपर उठाने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जो छोटे पैमाने की स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज थी उनके लिए कुछ एरियाज को संरक्षित कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया कि उन क्षेत्रों के अंदर जो उत्पादन का कार्य है वो स्मॉल स्केल वाले जो इंडस्ट्रीज है वही करें, और जो बड़े पैमाने की थी, लार्ज स्केल की थी, उनको कंट्रोल किया गया, उनके ऊपर कुछ नियम लगाकर, कुछ प्रतिबंध लगाकर और इस तरह से उसको नियंत्रित किया गया। इसके अलावा जो छोटे पैमाने की हमारे स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज थी उनका जो उत्पादन था उनके ऊपर जैसे कुछ रियायतें, सब्सिडीज दी गई, उनको कुछ छूटें दी गई, जबकि उसके ऊपर कुछ अधिक मात्रा में जैसे टैक्स वगैरह लगाया जाना, इस तरह से किया गया। तो तीसरी विशेषता यहाँ पर हमारी क्या बनती है कि जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज थी उनको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन दी गई और जो लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज थी उनको रेगुलेटेड किया, उनके ऊपर कंट्रोल रखा गया गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद चौथी विशेषता आती है सामरिक महत्व के भारी उद्योगों का विकास। सामरिक महत्व यानी कि जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट हमारे जो उद्योग थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो सिग्निफिकेंट थे, उन उद्योगों का अधिक विकास किया।
तो अधिक इम्पोर्टेंस वाले, अधिक सिग्निफिकेंट वाले उद्योग जैसे हमारे लोहा और इस्पात उद्योग हो गया, और इसके अलावा बिजली का, स्वास्थ्य का, ये चीजें जिनका महत्व ओवरऑल बहुत अधिक होता है। तो ओवरऑल जिनका बहुत ज्यादा महत्व होता है ऐसे भारी उद्योग, इसके अंदर सबसे पहले नंबर पर हमारा लोहा और इस्पात उद्योग आता है। इंजीनियरिंग के उद्योग है, इस तरह के उद्योग हमारे आते हैं। तो 1991 से पहले जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग थी उसके अंदर जो अधिक महत्व वाले, ज्यादा इंपोर्टेंस वाले जो हैवी हमारी इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर, उनके विकास के ऊपर अधिक फोकस किया गया, अधिक ध्यान दिया गया। तो ये अगली विशेषता होती है कि 1991 से पहले जो अधिक इम्पोर्टेंट वाले भारी उद्योग थे जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो हमारी है, ऐसे ऐसे उद्योगों का विकास की तरफ अधिक ध्यान दिया गया। नेक्स्ट विशेषता आती है बचत व निवेश में वृद्धि। जो 1991 से पहले का जो समय था उस टाइम पर क्या किया गया कि ऐसे कुछ स्टेप्स उठाए गए जिससे बचत और निवेश में वृद्धि हो। बचत और निवेश में कैसे वृद्धि होगी कि जो देश की अर्थव्यवस्था है, जो लोग हैं वो ज़्यादा बचत करने के लिए, ज़्यादा निवेश करने के लिए तो कैसे प्रोत्साहित होंगे। जैसे रेट ऑफ जो इंटरेस्ट थी उसको बढ़ा दिया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से लोगों का क्या होगा कि वो बचत करने की तरफ उनकी रुचि बढ़ेगी। दूसरा, जो टैक्स थे उसके अंदर छूट कर दी गई, टैक्सों के अंदर छूट कर दी गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया गया। तो इससे क्या होगा, लोग बचत करने के लिए अधिक आकर्षित होंगे, तो बचत की तरफ उनका रुझान अधिक होगा। तो बचत बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, तो इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। तो ये हमारी पांचवी विशेषता हो जाती है 1991 से पहले जो आर्थिक नियोजन अपनाया गया उसके लिए। अगली विशेषता है विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण। फॉरेन जो हमारा कंपटीशन है उससे प्रोटेक्शन। कैसे हम फॉरेन कंपटीशन से, कि जैसे हम विदेशों को अपना माल बाहर बेचने के लिए भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हम मंगवाते हैं, वो हमारे इंपोर्ट्स होते हैं। तो विदेशी प्रतियोगिता से, फॉरेन कंपटीशन से अगर बचना है तो जो इंपोर्ट्स है जिसे हम मंगवा रहे हैं उनके ऊपर जैसे ज़्यादा भारी मात्रा में टैक्स लगा दिया जाए, जिससे उनकी कीमतें बढ़ेगी। कीमतें बढ़ने से फिर लोगों को उसके लिए खरीदना महंगा हो जाएगा। तो इस तरह से जो फॉरेन कंपटीशन था उससे प्रोटेक्शन करने के लिए क्या किया गया कि आयात शुल्क बढ़ा दिए गए। इस तरह के और भी बहुत सारे सरकार के पास तरीके होते हैं जिससे विदेशी प्रतियोगिता से बचने में कुछ मदद मिल सकती है। तो जो 1991 से पहले का जो आर्थिक नियोजन था उसके अंदर विदेशी प्रतियोगिता से प्रोटेक्ट करने के लिए भी सरकार के द्वारा कदम उठाए गए। अगली विशेषता आती है निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन। निर्यात प्रोत्साहन यानी कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे उनके प्रमोशन के लिए और जो हमारे इंपोर्ट्स थे उनके सब्स्टिट्यूशन के लिए काम किया है। निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट को प्रमोट कैसे किया जाएगा, जैसे उनको कुछ छूटें दी जाए, सब्सिडी दे दी जाए, रियायतें दे दी जाए, जिससे आगे उनको उनकी कीमतें या उनकी लागत जो है कम आए, कीमतों को कम रखें और वो फिर उस जो दूसरी मार्केट के अंदर जो और दूसरी वस्तुएं हैं जिनकी कीमतें कम हैं उनसे वो अपना कंपटीशन कर पाए। तो निर्यातों को बढ़ाने के लिए जो निर्यातित वस्तुएं थी उनके लिए विशेष सब्सिडीज दी गई, उनके प्रोत्साहन के लिए काम किया गया ताकि उनकी बिक्री में बढ़ोतरी हो। दूसरा, जिन वस्तुओं का हम आयात कर रहे थे उन आयातों के प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिन वस्तुओं को हम बाहर के देशों से मंगवाते हैं वो हमारे आयात है। जब हम बाहर से वस्तुओं को मंगवाते हैं तो हमारे देश की करेंसी दूसरे देशों के अंदर जाती है। तो सरकार ये चाहेगी कि बाहर से आयात कम हो और हमारे निर्यात अधिक हो ताकि हमारी आमदनी बढ़े और हमारे खर्चे कम हो। आयात प्रतिस्थापन कैसे होगा कि जिन वस्तुओं का हम आयात कर रहे हैं, जिन वस्तुओं को हम विदेशों से मंगवा रहे हैं, आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वैसी ही वस्तुएं या वैसा काम करने वाली कुछ अन्य वस्तुएं उनका अपने देश के अंदर ही उत्पादन किया जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारा आयात प्रतिस्थापन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जिन वस्तुओं का हम आयात कर रहे हैं, जिन वस्तुओं को हम बाहर के देशों से अपने देश में मंगवा रहे हैं, उन्हीं वस्तुओं का या उन्हीं के जैसा काम करने वाली अन्य वस्तुओं का अपने देश के अंदर अपने देश के मान से उनको तैयार करना। तो इसे हम क्या कहेंगे, आयात प्रतिस्थापन कहेंगे, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन कहेंगे कि हम उसे बाहर से नहीं मंगवाकर उन वस्तुओं का अपने देश के अंदर ही उत्पादन करें। तो 1991 से पहले जो हमारा आर्थिक नियोजन था उसकी विशेषता क्या थी कि निर्यातों को तो बढ़ावा मिले, निर्यातों का प्रमोशन हो, उसको बढ़ावा मिले और आयात प्रतिस्थापन के अंदर वृद्धि हो, यानी कि विदेशों से हम कम आयात करें बल्कि उन वस्तुओं का जिनको हम विदेशों से मंगवा रहे हैं उनका अपने देश के अंदर ही उत्पादन करें।
अगली विशेषता है केंद्रीयकृत नियोजन। केंद्रीयकृत नियोजन यानी कि सेंट्रलाइज्ड प्लान। तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई जितना भी हमारा नियोजन था, हमें पता है, हमने पब्लिक सेक्टर के ऊपर भरोसा किया। केंद्रीयकृत नियोजन के अंदर होता है कि जो जितनी भी प्लानिंग थी, जितनी भी नीतियां थी, तो वो सब के ऊपर एक सेंटर का एक, या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का या स्टेट का कंट्रोल होता है। तो जो भारत के अंदर आर्थिक नियोजन था 1991 से पहले, वो सेंट्रलाइज्ड था, केंद्रीयकृत था। गवर्नमेंट का, सरकार का उसके ऊपर अधिक नियंत्रण होता था और यही कारण था कि पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा भरोसा किया गया और जो प्राइवेट सेक्टर था उसके ऊपर पूरा कंट्रोल किया गया। तो ये कुछ विशेषताएं थी हमारी, 8 विशेषताएं थी जो 1991 से पूर्व जो हमने नियोजन अपनाया उसके अंदर जिन्हें हमने अपनाया। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर 2 ही चीजें रह जाती हैं कि आर्थिक नियोजन से हमने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की और क्या क्या हमारी असफलताएं रही। ये हम अपनी अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।